गुरुत्व के कई रूप दिखते हैं और इस तरह के रिंग सिस्टम्स से खूबसूरत और क्या होगा। सिर्फ हमारे सौर मंडल में ही रिंग वाले 4 ग्रह मौजूद हैं। इसका एक खूबसूरत सा नाम है J1407b। हमें किसी दूसरे सूर्य का चक्कर लगाता ये पहला ग्रह मिला, लेकिन हमारी आकाश गंगा में हमें रिंग वाले और ग्रह क्यों नहीं मिले? क्या इसलिए कि ये रिंग बहुत ही अनोखे होते हैं, या फिर एक्सोप्लैनेट्स ढूंढने के लिए हमारे तरीके उनके इर्द गिर्द मौजूद रिंग सिस्टम्स को देखने के लिए अच्छे नहीं हैं? J1470b का रिंग सिस्टम इतना बड़ा है कि इसने कई दिन तक अपने स्टार को छिपाए रखा और ये रिंग 18 करोड़ किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं। यानी ये दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से भी ज्यादा है, लेकिन इतने बड़े होने के बावजूद ये बहुत पतले हैं। अगर J1407b के रिंग सिस्टम का आकार किसी डिनर प्लेट जितना होता तो इसकी मोटाई किसी इंसानी बाल से भी 100 गुना पतली होती। किसी रिंग सिस्टम के विशाल इलाके और उसके पतलेपन के बीच का हैरत अंगेज फर्क हमारे अपने सौर मंडल जितना ही कमाल का है। नेपट्यून का सबसे बाहरी रिंग इतना मामूली है कि पहले इसे एक रिंग का अवशेष ही माना गया, यानी रिंग नहीं बल्कि आर्क्स का एक झुंड। लेकिन फिर नासा के स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 ने बताया कि ये कथित आर्क्स एक हल्के और पूरे रिंग के मोटे हिस्से थे। अजीब बात है कि हमारे सौर मंडल के सबसे अजीब ग्रह की तरफ हमारा सबसे कम ध्यान गया। वॉयेजर 2 अकेला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसे आज तक यूरेनस के टोही मिशन पर भेजा गया। ये सूर्य का चक्कर लगाने वाले 2 विशाल बर्फीले ग्रहों में से एक है। 20 साल लंबी गर्मियों के दौरान यूरेनस पर सूरज कभी नहीं छिपता और सर्दियां भी लगातार 20 साल चलती हैं। तब यहाँ रात रहती है। गैस वाले करीबी ग्रहों के विपरीत यूरेनस ठंडा है, इसमें कोई गर्मी पैदा नहीं होती है। यूरेनस ग्रह बहुत ही अजीब जगह है। यूरेनस के बाहरी वायुमंडल का तापमान बहुत गर्म है, 500 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही कोई 260 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। लेकिन सौर मंडल में यूरेनस के बादल सबसे ठंडे भी हैं। इनका तापमान है 0 से भी 240 डिग्री नीचे। ये किस तरह का समुद्र है? ये अमोनिया से बना है या पानी से? कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि ये सागर तरल हीरों से बना हो सकता है, यानी हमारी स्पेस एजेंसीज के लिए ये जगह बहुत काम की साबित हो सकती है। अब इसके बारे में कुछ और बातें हो जाएं। ये ग्रह अपने ऑर्बिटल प्लेन के लगभग 90 डिग्री के कोण पर सूरज के आसपास चक्कर लगाता है। हमारे सौर मंडल में एक और ऐसी दुनिया है जिसका हमारे हिसाब से रिंग नहीं है। जुपिटर के रिंग्स इतने हल्के थे कि जमीन पर मौजूद कोई टेलीस्कोप इन्हें देख ही नहीं पाया। इनका पता चला वॉयेजर 1 के जुपिटर के पास से गुजरने के समय। हमारे सूर्य के इर्द गिर्द अगर किसी ग्रह का रिंग सिस्टम सबसे शानदार, बड़ा और चमकदार है तो वो है सैटर्न यानी शनि। ये आंखों से नजर आ सकने वाला सबसे दूर दराज ग्रह है और इसने हमारे पूर्वजों को काफी प्रभावित किया था। सैटर्न का रिंग सिस्टम 2,80,000 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसकी मोटाई औसतन लगभग 100 मीटर के आसपास ही है। हॉयगन्स को ये सबसे पहले पता चला कि दुनियाओं के चारों तरफ रिंग हो सकते हैं और सैटर्न उन्हीं में से एक था। उन्होंने तो इसके सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का भी पता लगाया। उनका जन्म 17वीं सदी में पेरिनाल्डो में हुआ था, जो अब इटली में है। कैसिनी ने शुरुआत वैज्ञानिक होने के तौर पर नहीं की थी, बल्कि उनका करियर एक सूडो साइंटिस्ट, एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पर शुरू हुआ था। एस्ट्रोलॉजी इस विचारधारा पर आधारित एक विषय है कि हर ग्रह में कुछ खास खूबियां होती हैं और इन दूर दराज दुनियाओं का असर हम इंसानों पर पड़ता है। ये निर्भर करता है इस बात पर कि हमारे जन्म के समय कौन सा ग्रह चढ़ रहा था और कौन सा गिर रहा था। ये एक तरह का पूर्वाग्रह है जिसके तहत हम बिना किसी शख्स से मिले ही उसके बारे में खोखले अंदाजे लगा लेते हैं। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी एक ही हुआ करते थे, लेकिन फिर कॉस्मोस में मौजूद असली हालत के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ने लगी। 1543 में पोलैंड के एक पादरी निकोलस कोपरनिकस ने दिखाया कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं, जबकि पहले ऐसा ही मानते थे। उन्होंने कहा कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। इससे लोग हिल गए। एक सदी बाद भी कुछ लोग इस सदमे से नहीं उबर पाए थे और जियोवानी कैसिनी इन्हीं में से एक थे। कैसिनी ने कमाल के पद को स्वीकार किया। ये पद दिया था फ्रांस के प्रसिद्ध सन किंग लुई द 14th ने। उन्हें लगता था कि वो ईश्वर की इच्छा से देश के शासक बने हैं
लेकिन विज्ञान की जबरदस्त ताकत को पहचानने वाले वो यूरोप के पहले राजा थे। उन्हें पता था कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। लुई द 14 ने बनवाना शुरू किया पहला आधुनिक सरकारी और वैज्ञानिक शोध संस्थान, जिसका नाम था पेरिस ऑब्जर्वेटरी। कसीनी ने राजा को बताया कि वो पेरिस में ज्यादा समय ठहरने वाले नहीं हैं। वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल रुकेंगे। लेकिन जब राजा ने अपनी नई ऑब्जर्वेटरी को पूरी तरह कसीनी के हवाले कर दिया तो अपने घर इटली लौटने की उनकी इच्छा खत्म हो गई। फिर अगले 125 साल तक कसीनी जैसा ही कोई न कोई शख्स पेरिस ऑब्जर्वेटरी का हेड बना रहा। कसीनी ने राजा को चांद का एक नक्शा दिया जिसमें 1 सदी तक कोई बदलाव नहीं आया। किंग लुई ने दक्षिण अमेरिका जाने वाले एक शोध अभियान के लिए पैसा दिया ताकि लॉन्गिट्यूड की सटीक पैमाइश की जा सके। ये सूचना दूर दराज मौजूद उनके बेड़े के कैप्टन्स और एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बड़े काम की थी। कसीनी इन आंकड़ों के जरिए कोपरनिकन सोलर सिस्टम के स्केल की गणना करने वाले पहले इंसान बने, जिसे एक बार उन्होंने खुद ही ठुकरा दिया था। ज्यादा ताकतवर टेलीस्कोप्स के जरिए उन्होंने जुपिटर ग्रह के एक दिन की लंबाई खोजी और उसकी सतह पर मौजूद छल्लों और धब्बों की भी। कसीनी ने जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट को खोजा। यही काम इंग्लैंड में रॉबर्ट हुक ने भी किया। इन दोनों को इसका श्रेय आज तक दिया जाता है। कसीनी ने तो मंगल पर दिन की लंबाई का भी पता लगा लिया था। उनकी गणना में सिर्फ 3 मिनट का ही फर्क था। जब उन्होंने जुपिटर की अपनी गणनाओं पर नजर डाली तो उनमें मौजूद विरोधाभासों से वो हैरान रह गए। जुपिटर के चंद्रमाओं के ग्रहण की शुरुआत तय समय पर नहीं हुई। हर बार उनमें अंतर पाया गया। क्या ऐसा पृथ्वी से जुपिटर तक की दूरी में आए बदलाव के कारण हुआ, क्योंकि सौर मंडल में ये दोनों गतिमान थे? अगर ऐसा था तो प्रकाश की रफ्तार असीमित नहीं हो सकती थी, क्योंकि इसे पृथ्वी पर पहुंचने में ज्यादा समय लग रहा था। तो क्या प्रकाश की रफ्तार सीमित थी? कसीनी के लिए इस सोच से इत्तेफाक रखना ज्यादा ही अजीब और नया था। उन्होंने फौरन इसे रिजेक्ट कर दिया। अगर वो सबूत के आधार पर चलते तो वो हमें कॉस्मोस के बारे में एक ऐसा पैमाना देते जिसे हम 350 साल बाद भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कसीनी एक कंजर्वेटिव शख्स थे, इसलिए उन्होंने इस अनोखी खोज को नजरअंदाज करते हुए भुला दिया। कई साल बाद डेनमार्क के एक एस्ट्रोनॉमर ओले रोमर पेरिस ऑब्जर्वेटरी में कसीनी के सहायक बन गए। रोमर ने खुद जुपिटर के कुछ चंद्रमाओं के ग्रहणों का अध्ययन किया और आंकड़ों में उन्हें वही गड़बड़ियां मिली जिन्हें कसीनी ने नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन रोमर ने ऐसा नहीं किया। ये थे प्रकाश की सीमित रफ्तार से जुड़े सबूतों के अंश। एक ऐसा दौर भी था जब कसीनी आंकड़ों पर इतना यकीन करने लगे कि उन्हें किंग लुई की नाराजगी मोल लेने में जरा सा भी डर नहीं लग रहा था। राजा ने कसीनी से साम्राज्य के क्षेत्र की सही गणना करने के लिए कहा। अभी तक किसी ने भी सटीक नक्शा बनाने की कोशिश नहीं की थी जिसमें फ्रांस के या फिर और किसी भी देश के पहाड़, नदियां और घाटियां साफ साफ दिखाई गई हो। कसीनी ने इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें जो नतीजे मिले उनसे शायद राजा खुश नहीं होने वाला था। कसीनी ने राजा को बताया, सम्राट, मेरे पास आपके लिए निराश करने वाली खबर है। हमें लगता था कि हमारी स्टडीज फ्रांस को जितना बड़ा दिखाती हैं वो उनसे भी बड़ा है, पर सच ये है कि आपका साम्राज्य उससे कहीं छोटा है। लेकिन जब राजा ने इसका जवाब मजाकिया तंज के रूप में दिया तो सभी हैरान रह गए। ऐसा क्यों कसीनी? तुमने तो मुझसे इतनी जमीन छीन ली है जितनी मेरे सारे दुश्मन नहीं छीन पाए। इसके अलावा उन्होंने सैटर्न पर भी काम किया। सैटर्न के छल्ले क्या हैं, ये जानने वाले वो पहले इंसान थे। उनके मुताबिक ये छल्ले ठोस नहीं थे, बल्कि ये ग्रह का चक्कर लगा रहे बेहिसाब सैटेलाइट से बने थे और इनके बीच खाली जगह भी थी। सैटर्न के प्रति हमारी जानकारी को कसीनी ने बेहतर बनाया, पर हम वहां तक पहुंच कैसे सकते थे? आप अब जो देखने वाले हैं, अगर वो ना होता तो इस अनोखी उपलब्धि को हासिल करने वाले शख्स को भुला ही दिया जाता, जिसकी जिंदगी त्रासदियों से भरी